अब अब हम लोग पढ़ते हैं रेंज ऑफ टेरर। रेंज ऑफ टेरर, तो ये रेंज ऑफ टेरर 1793 से 94 के बीच का काल है, जहाँ पे रॉबस्पेरी के जो फॉलोवर्स थे, रॉबस्पेरी ने बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम को फॉलो किया। उसने जो अपनी जो भी एनिमीज़ थे उनको उसने मारना शुरू किया। या एक तरह से समझो उसने उन्होंने अपनी एनिमीज़ को मारना शुरू किया। एक तरह से समझिए सेंसरशिप उन्होंने चालू कर दी। और उन्हें मारने के लिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल मेंबर्स में हो या नोबल पर्सन हो, उनको मारने के लिए उसने, यानी जो गिल्टी थे, जो एनिमीज़ थे, उनको मारने के लिए उसने गुलेटिन जैसी चीज़ों को ईजाद की। गुलेटिन, जो कि डॉक्टर गुलेटिन के द्वारा ही उसी के नाम पे बनाई गई, उसी के नाम पर रखा गया, जिसमें क्या था कि ऊपर एक ब्लेड रहता था और नीचे कैदी का सर, यहाँ कैदी का सर रहता था, ये ब्लेड रहता था और ये नीचे गिरा दिया जाता था ताकि वो अलग हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से उसे गुलेटिन कहा जाता था, जो कि डॉक्टर गुलेटिन के द्वारा ही इन्वेंट की गई थी। ठीक, इसके अलावा रॉबस्पेरी ने कुछ चीज़ों पे बदलाव भी किए थे, जैसे वेजेस और प्राइसेस पर कुछ बदलाव किए थे। उसने खाने पीने की चीज़ों को, खाने पीने की जो चीज़ें थी उसको फिक्स कर दिया, उनके दाम को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। प्राइसेस क्या कर दिया, फूड प्राइसेस के दामों को, फूड प्राइसेस को उसने फिक्स्ड कर दिया। फूड प्राइसेस को उसने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। इसके अलावा उसने सभी सिटीजन्स को, ऑल सिटीजन्स वेर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन इक्वलिटी ब्रेड एंड लॉफ ऑफ होल व्हीट, सभी को एक जैसा खाना देने लगे। ठीक है, जो वाइट फ्लोर जो काफ़ी एक्सपेंसिव था उसको उसने बैन कर दिया। वाइट फ्लोर जो एक्सपेंसिव था उसको उसने क्या कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे क्या था, जो सीनियर थे, यानी जैसे आज हम लोग सर और मैडम कहते हैं, वो उसने यहाँ पे एक ट्रेडिशन बना दिया, मेंस को मॉनिटर, दैट मीन्स जिसका मतलब सर होता था, और मैडम के नाम पर लेडीज़ को, यानी मैडम के नाम पे कहा जाने लगा। यहाँ पे सिटीजन्स जो थे इक्वलिटी के तौर पे उन्हें ट्रीट भी किया जाने लगा। ठीक है, 1794 को रॉबस्पेरी की इस पॉलिसी को लोगों ने हटाया। 1794 को जो उसने ये गुलेटिन वाली जो पॉलिसी थी, जब कोई भी दोषी होता था तो उसे मरवा डालता था, उस पॉलिसी को यहाँ के कोर्ट ने स्थगित कर दिया, हटा दिया। ठीक है, उसके बाद आया डायरेक्टरी रूल फ्रांस, जहाँ पे एक और फ्रांस पूरी तरह से गिर रहा था। ठीक है, फ्रांस पूरी तरह से गिरता जा रहा था, फ्रांस लॉस हो रहा था। वहीं दूसरी ओर अब यहाँ पे कुछ पार्टीज़, कुछ डायरेक्टरी और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स यहाँ पर अपने हाथ में पावर को लेने लगे। और इसी काल में हम लोग देखते हैं कि एक मिलिट्री डिक्टेटर का जन्म हुआ था। मिलिट्री डिक्टेटर का जन्म हुआ जो काफ़ी फेमस रहा। मिलिट्री डिक्टेटर जिसको हम लोग नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन का जन्म हुआ। नेपोलियन शुरुआत में काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा प्रभावी नेता भी बना,
जिसने लोगों के बीच में फ्रीडम, इक्वलिटी, ठीक है, फ्रैटर्निटी, यानी फ्रैटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए उसने लोगों को प्रोत्साहित किया। लेकिन बाद में आगे चल कर यही एक महान डिक्टेटर के रूप में ही फेमस हुआ। इसमें अब इस रिवॉल्यूशन यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अब हम लोग पढ़ते हैं कि वोमेन्स का क्या योगदान रहा, औरतों ने क्या योगदान किया, वोमेन्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वोमेन्स कंट्रीब्यूशन, वोमेन्स का क्या योगदान रहा। तो यहाँ पर मुख्यतः जो थर्ड स्टेट की वोमेन थी, उनका जनजीवन तो काफ़ी एक तरह से समझिए वो कैसे रहते थे, अपने घर को बचाने के लिए या चलने के लिए कुछ लॉन्ड्रीज़ में काम करती थी, कपड़े वगैरह धोने वाले, ठीक है, कुछ सिलाई वगैरह करती थी, सेम्स्ट्रेसेस वगैरह थे, ठीक है, कुछ फूल वगैरह बेचते थे, यानी छोटे मोटे काम करके वो अपने घर के चीज़ों को चला रही थी, ठीक है। कुछ ऐसे थे, कुछ वोमेन्स ऐसे थे जो कि बड़ों के घर में, बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ पर काम करते थे। वोमेन्स को एजुकेशन का राइट नहीं था, डिड नॉट हैव द राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन का इनको राइट्स नहीं था, ठीक है। केवल राइट्स किनको था, नॉबल पर्सन को, जो बड़े व्यापारी थे उनके बच्चों को, उनके बेटियों को राइट था। नॉबल पर्सन के डॉटर्स को केवल राइट था कि भाई आप जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अदर को नहीं। तो यहाँ पर उनका सिर्फ काम क्या था कि भाई आप अपने घर के परिवार को देखें, और इनकी स्थिति बस से भी बदतर थी। ये किसी भी तरह के पॉलिटिकल मामले में या सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, ठीक है, किसी भी तरह के सोशल और पॉलिटिकल मामले में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। जहाँ पे एक और 1791 में जब ये रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ, जब यहाँ रिपब्लिकन मिला, तो इन्हें थोड़ा सा ये लगा कि भाई हमें भी अधिकार मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे औरतों की स्थिति जैसी थी वैसी ही रही। शुरुआत में कुछ जगहों पर तो कहा यह भी गया कि हाँ भाई इनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, औरतों की लाइफ को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। अब इम्प्रूव करने के लिए क्या कहा गया, स्कूल्स वगैरह बनाए गए, स्कूल्स वगैरह तो बना दिए गए, पर उसमें किसी भी तरह का कोई चीज़ें नहीं हुई। जो उनका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था, जो उनके अगेंस्ट में, यानी उनके मन के अगेंस्ट जो मैरिज होता था, अब उसको भी बैन किया गया। डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया, ठीक है, डाइवोर्स को क्या किया गया, लीगल कर दिया गया। इम्प्रूवमेंट के लिए, वोमेन्स इम्प्रूवमेंट के क्या किया, स्कूल खोले, मैरिज जो था, जो उनके अगेंस्ट होता था, उनके मन के अगेंस्ट था, उनको हटाया गया और डाइवोर्स को लीगल कर दिया गया। अब वोमेन्स को क्या करना था, अपने लिए जॉब्स के लिए भी सिक्योर करना था, तो उन्होंने भी अपने पॉलिटिकल मूवमेंट्स को चालू किया। जिस तरह छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन मेंस बना रहे थे, इन्होंने भी बनाने शुरू किए, जिसे हम लोग सफ्रेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फाइनली एक लंबी लड़ाई के बाद 1946 में, सोच लीजिए कहाँ ये 17 की बात थी और कहाँ ये आ गए 1946 में, यहाँ पे फ्रांस के वोमेन्स को अधिकार मिला। क्या चीज़ का अधिकार, तो राइट टू वोट का अधिकार, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें चली। यहाँ पर दूसरी और भी चीज़ें जो हम लोग को देखने को मिलती हैं कि यहाँ पे फ्रांस में स्लेवरी सिस्टम भी था, दास प्रथा,
तो दास प्रथा किसके बीच में थी? अफ्रीकन्स के बीच में, जिसको हम रैकिज्म के नाम से भी जानते। रैसिज्म दैट मीन्स कलर डिफरेंसेस, कलर डिफरेंसेस। तो जो ब्लैक कलर थे निग्रो लोग, ठीक है, ब्लैक कलर्ड पीपल को स्लेव कहा जाता था, स्लेव। और इसके ऊपर जो वाइट कलर्ड पर्सन थे वो राज करते थे, ठीक है, ये रूलर्स, ठीक है। इनके पास में सुप्रीम अथॉरिटी थी, इनके पास नहीं थी और इनके पास जरूर थी। ये प्रिविलेज था, इसमें भी ये प्रिविलेज था वाइट रूलर्स में, ठीक है। तो ये भी फ्रेंच कॉलोनीज़ के अंतर्गत काफ़ी लंबे समय तक इनका भी जो क्या कहोगे इकोनॉमिकल स्टेटस काफ़ी लो था। इन्हें भी कहीं पे आज़ादी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था, इक्वलिटी नहीं थी। ये एक दास की तरह इनके अंडर, इनके कंट्रोल में काम करते थे, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों। ये इन्हें सिर्फ वाइट कलर्स पीपल्स के अंदर ही काम करना पड़ता था, ठीक है। अब आगे चलकर नेपोलियन ने इसे फिर से लागू कर दिया था, स्लेवरी सिस्टम को। हालांकि स्लेवरी सिस्टम को बहुत पहले हटाया भी गया था, ठीक है, हटाया गया था। जब इसका डिमांड्स यहाँ क्या था कि ब्लैक कलर लोग जो थे उन्हें ज़्यादातर वर्कर्स के रूप में यूज़ किया जाता था, उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता था, दूसरे देशों से लाया और बेचा भी जाता था। और यहाँ के जो प्लांटेशंस थे, प्लांटर्स जो थे, ठीक है, प्लांटर्स जो थे वो इनका इस्तेमाल करते थे अपने खेतों में काम कराने के लिए। प्लांटर्स जो थे वो क्या करते थे, अपने खेतों में इनका उपयोग करते या फैक्ट्री वगैरह में वर्कर के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता था। अब जो यहाँ के लोग थे, ये तो स्लेवरी सिस्टम जो नेपोलियन ने फिर से इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया। अब लोग अपने अधिकारों के लिए डिमांड्स करने लगे, जहाँ हर जगह, याद रखो, जहाँ हर जगह लोग सफ़र कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, तो सफ़र जब कर रहे थे तो उन्होंने अपने राइट्स के लिए डिमांड्स की, राइट्स के लिए फ़ाइट करने लगे, ठीक है। तो राइट्स के लिए हर एक ने, चाहे वो मेन हो, वोमेन्स हो, या किसी भी एज का व्यक्ति हो, उसे अपने राइट्स और फ्रीडम चाहिए था, यानी लिबर्टी चाहिए थी उसे, ठीक है। लिबर्टी को ही हम लोग फ्रीडम के नाम से कहते हैं। और अपने फ्रीडम और इक्वल राइट्स के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई, जिसके कारण कई सारे प्रिंट मीडिया के थ्रू भी लोगों तक ये बात पहुंची। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, किसी भी चीज़ों में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। आज हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं ना, अगर हम लोग को न्यूज़ वगैरह नहीं देखते हैं तो सोशल मीडिया हम लोगों को बहुत सारी बातों को बताती है। तो मीडिया उस समय लोगों की बातों को या लोगों के ओपिनियन को, एक दूसरे के ओपिनियन को एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री तक भी फैलाने का काम कर देती थी। और यहीं से जहां एक और फ्रांस में ये डेमोक्रेसी शुरू हुई, ठीक है, डेमोक्रेसी आया, वहीं देखा देखी फ्रांस के हर एक क्षेत्र में, ऑल ओवर ऑफ इंडिया में, ऑल ओवर कंट्री, सॉरी इंडिया नहीं बल्कि कंट्री में भी सभी जगह लोग डेमोक्रेसी को लेकर आपस में डिमांडिंग करने लगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। थैंक यू।